नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पांडे स्टडी सेंटर में। आशा करता हूं आप लोग सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज की वीडियो हमारी रहने वाली है अपव्यय से। ठीक है, अपव्यय एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, निरंतर पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, कोई भी एग्जाम आप उठा के देख लीजिए, यहाँ से एग्जाम में बनता है क्वेश्चन, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखते हैं यहाँ पे, अगर चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो जुड़ जाएं चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें। दोस्तों जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन दोस्तों के साथ अपने ज़रूर से वीडियो को शेयर करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को दोस्तों। तो अपव्यय क्या होता है इसको देखेंगे आज, इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज बनते हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है, इसी वीडियो में कवर करेंगे इसको। तो अपव्यय क्या होता है? अपव्यय क्या होता है दोस्तों? अ प्लस व्यय से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है व्यय न हो। ठीक है, जो व्यय न हो इन्हें अविकारी शब्द भी कहा जाता है। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? अविकारी शब्द भी इनको कहा जाता है। ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको अच्छे से सारी चीज़ें पढ़ा रखी हैं। आप अगर वीडियो देख रहे हैं क्रम वाइज तो अच्छी बात है, अगर नहीं देख रहे हैं तो ज़रूर से वॉच करें दोस्तों। ठीक है, तो अविकारी शब्द कह रहा है, तो क्यों, कब, जब, तब, आज, किंतु, परंतु और इसलिए क्या है, ये सारे क्या हैं? अविकारी शब्द होते हैं। अब अपव्यय के भेद देखते हैं दोस्तों। अपव्यय की डेफिनेशन हमने यहाँ पे देख ली है, अपव्यय क्या होता है ये देख लिया है। अपव्यय वो है होते हैं जो व्यय ना हो। ठीक है, इन्हें अविकारी शब्द भी कहा जाता है। अविकारी शब्द यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्यों, कब, जब, तब, आज, किंतु, परंतु और इसलिए क्या है, सारे अविकारी शब्द हैं। आगे अव्यय के भेद 4 प्रकार के होते हैं। अब वो कौन कौन से भेद हैं इसके देखते हैं दोस्तों। तो पहला होता है हमारा अपव्यय का क्रिया विशेषण अपव्यय। ठीक है, क्रिया विशेषण अपव्यय अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, देखते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी क्या होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं क्रिया विशेषण अपव्यय के अंदर। क्या होते हैं? एक होता है कालवाचक, एक होता है स्थानवाचक, एक होता है परिमाणवाचक और एक होता है रीतिवाचक अपव्यय। ठीक है, तो देखते हैं क्रम वाइज क्या है इनकी डेफिनेशन। क्रिया विशेषण अपव्यय अर्थ के आधार पर 4 भेद होते हैं। कालवाचक देखते हैं, समय संबंधी सूचना की जानकारी देते हैं कालवाचक। ठीक है, काल से हमें बोध हो रहा है ना, समय का। ठीक है, काल से क्या हो रहा है? समय का यहाँ पे बोध हो रहा है। तो क्या देते हैं? कालवाचक समय संबंधी सूचना देते हैं, जानकारी देते हैं। जैसे देखो, आज, अब एग्जाम में यहाँ पे लाइन बनेगी कि आज किस प्रकार का अपव्यय है, तो आप क्या बताएंगे दोस्तों? आप बताएंगे कालवाचक एक अपव्यय है और किसके अंतर्गत है? क्रिया विशेषण अपव्यय के अंतर्गत है। अब क्रिया विशेषण अपव्यय के अंतर्गत वही शब्द आएंगे जो कि क्रिया होंगे, या तो वो क्रिया शब्द होंगे या वो विशेषण शब्द होंगे। ठीक है, या क्या होंगे? क्रिया विशेषण होंगे। ठीक है, तो ये शब्द जो क्रिया और विशेषण वाले जो शब्द होंगे वो आएंगे कालवाचक के अंतर्गत। देखते हैं, आज, कल, अभी, ये क्या है? सारे समयवाचक हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या बता रहे हैं? समय बता रहे हैं। आज का मतलब क्या है? आज, यानी कि आज अगर 1 तारीख है तो 1 तारीख की बात यहाँ पे हो रही है, तो समय की बात हो रही है। कल यानी कि 2 तारीख होगी तो कल क्या होगा? 2 तारीख की बात हो रही है, यानी कि समय की बात हो रही है। अभी का मतलब यह है कि अभी 11 बजे हैं तो अभी की बात हो रही है, 11 बजे की बात हो रही है दोस्तों। ठीक है, 11 बजे की क्या हो रही है? बात हो रही है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह क्या बताते हैं? समय बताते हैं, इनको कहा जाता है समयवाचक विशेषण। देखते हैं दोस्तों, प्रतिदिन, कई बार, बारंबार। ठीक है, बारंबार वाचक है। ठीक है, बारंबार वाचक, प्रतिदिन यानी कि बारंबार, प्रतिदिन, वह प्रक्रिया रोज हो रही है। ठीक है, आगे है रात भर, दिन भर, ये क्या है? अवधिवाचक। तो बारंबार, बारंबार वाचक, प्रतिदिन, कई बार और अवधिवाचक, रात भर, दिन भर। ठीक है, आगे है स्थानवाचक, स्थान या दिशा का बोध कराते हैं स्थानवाचक अपव्यय। ठीक है, जैसे देखते हैं, यह, वहाँ, या, जहाँ, कहाँ, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, जहाँ भी जिस वाक्य में अगर यहाँ ये शब्द लगे होंगे दोस्तों, वो क्या बताएंगे? हमेशा किसी स्थान का बोध कराएंगे हमें। जैसे कहीं कहीं, आदि और दाएं बाएं, इधर उधर, ये क्या है? ये दिशा अपव्यय है। स्थानवाचक के अंतर्गत दिशा, ये दिशा बताते हैं। ठीक है, आगे है राम ऊपर बैठा है, तो राम कहाँ बैठा है? ऊपर बैठा है। मोहन कहाँ गया है? ठीक है, मोहन कहाँ गया है, तो इसमें कहाँ लगा है? स्थानवाचक हो जाएगा।
और राम ऊपर बैठा है, ठीक है। इधर उधर दिशा, ये दिशा दिखा रहा है ना, दिशा कहाँ बैठा है, ऊपर की तरफ बैठा है, यानी कि उत्तर में बैठा है, ऊपर बैठा है, उत्तर में बैठा है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कोई भी वाक्य दे देगा, उसमें आपको यहाँ पे कोई भी वर्ड डालेगा यहाँ से और पूछेगा कि यह किस प्रकार का अपव्यय है, तो वहीं आपको वहाँ पे बताना है किस प्रकार का ये अपव्यय है। अगला है परिमाणवाचक अपव्यय। देखते हैं दोस्तों, मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं परिमाणवाचक अपव्यय, ठीक है। मात्रा बताएंगे, परिमाणवाचक हमने विशेषण भी देखा था। परिमाण का अर्थ क्या होता है दोस्तों, परिमाण का अर्थ होता है यहाँ पे मापना, ठीक है, किसी भी चीज़ को मापना, उन्हें कहते हैं परिमाण। परिमाण का अर्थ ये होता है मापना, ठीक है। जैसे देखो, कम, अधिक, इतना, या ये क्या है, तुलनात्मक परिमाणवाचक। थोड़ा थोड़ा थोड़ा, बारी बारी, यह है श्रेणी में बांटा गया है, थोड़ा थोड़ा या बारी बारी, ये क्या है, परिमाणवाचक के अंतर्गत श्रेणीबोधक विषय अपव्यय। अगला है जरा, बहुत, अति या कुछ, काफ़ी, बस, ये क्या है, पर्याप्त बोधक अपव्यय कहलाते हैं दोस्तों। तो हमें यही है कि एक बार अच्छे से आप ये पूरी वीडियो वॉच कर लेंगे, उसके बाद अगर आप इसके एमसीक्यू बनाते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगी चीज़ें, क्या ये कहने का तात्पर्य इसका क्या है, ठीक है। अपव्यय अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। अगला है रीतिवाचक क्रिया होने की विधि, ठीक है। क्रिया होने की विधि क्या होती है, रीतिवाचक अपव्यय होता है, क्रिया हो रही है तो उसकी विधि क्या है, ठीक है। इसकी विधि क्या है, धीरे धीरे हो रही है क्रिया, या जल्दी जल्दी हो रही है, ज्यों के त्यों हो रही है, संभव, ठीक है, संभव है। ये सारे वर्ड वहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको, कहाँ पे, जहाँ पे रीतिवाचक अपव्यय का उदाहरण होगा। जैसे संभव है कि वर्षा हो जाए, संभव है कि वर्षा हो जाए, संभव है कि वर्षा हो जाए। अब संभव है, ठीक है, तो क्रिया हो रही है, तो संभव है तो पता नहीं है हमें, तो क्या है, रीतिवाचक है, ठीक है, रीतिवाचक है, अपव्यय होगा। अगला है निश्चित निश्चयार्थक रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। निश्चयार्थक रीतिवाचक, निश्चय भी है और रीतिवाचक भी है। देखो, बेशक, अवश्य और सचमुच, ये सारे वर्ड क्या है यहाँ पे, निश्चयार्थक, रीतिवाचक और क्रिया विशेषण। अगला है अनिश्चयार्थक रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्या होता है, जिसकी क्या है, निश्चितता नहीं है, अनिश्चित है, पता नहीं है क्या होगा, पर्याय हो या संभवता हो, ठीक है। ये हमेशा किस में यूज होंगे, ये वर्ड, ये शब्द उसमें होंगे, अनिश्चयार्थक रीतिवाचक विशेषण में ये सारे यूज होंगे, ठीक है। और बेशक, अवश्य और सचमुच किस में होंगे, ये निश्चितवाचक, ठीक है। निश्चित कोई काम होगा उसमें हम क्या करेंगे, बेशक, बेशक वो यहाँ आएगा, ठीक है, तो निश्चित है कि आएगा ही आएगा। बिल्कुल अवश्य, यह काम अवश्य होगा, अवश्य यानी कि जरूर से होगा, तो निश्चित है। सचमुच में वो काम हो गया, तो क्या है, निश्चित है कि वो काम सचमुच में हो गया है। तो ऐसे शब्द हमेशा क्या आएंगे, जिसमें आएंगे वो होता है निश्चयार्थक रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। अगला है तीसरा कारणार्थक रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इनको क्या कहा जाता है, इसलिए या क्योंकि। कारण हमेशा कारण का पता लगाने के लिए हम वो शब्द यूज करेंगे, इसलिए और क्योंकि, ठीक है, हमेशा कारण बताएंगे, ठीक है। कारण बताएंगे तो क्या हो जाएगा, कारणार्थक रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगला है हमारा, तो हमने इसके अंतर्गत देख लिया है दोस्तों अपव्यय के भेद के अंतर्गत पहला भेद हमने देखा क्रिया विशेषण अपव्यय। इसके भी 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार कौन कौन से देखे हमने, एक देखा हमने कालवाचक, एक देखा स्थानवाचक, तीसरा देखा परिमाणवाचक और चौथा देखा हमने रीतिवाचक अपव्यय, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा है हमारा संबंध बोधक अपव्यय। अब देखते हैं ऐसे अभिकारी शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से प्रकट कराते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, संबंध बोधक। यानी कि आप यहाँ पे समझ पाएंगे कि संबंध बोधक है, यानी कि क्या दर्शाएगा, हमेशा संबंध यहाँ पे दर्शाएगा, संबंध बोधक अपव्यय, ठीक है। तो देखते हैं, अर्थ के आधार पर संबंध बोधक 14 प्रकार के होते हैं। अब वो 14 प्रकार कौन कौन से हैं वह हम देखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो और, तरफ, ये हमेशा क्या होगा, संबंध बताएंगे, ठीक है, एक दूसरे का संबंध जोड़ेंगे। और, तरफ, आसपास, ये क्या है, दिशावाचक। ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, सामने, ये सारे शब्द क्या दर्शाएंगे, हमेशा स्थानवाचक, ठीक है। ऊपर, वह आदमी ऊपर गया, वह आदमी नीचे आया, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर वाक्य बनेंगे तो स्थानवाचक वाक्य बनेंगे इन शब्दों से। अगला है तीसरा, पहले, बाद में, पश्चात, ये क्या है, सारे कालवाचक अपव्यय बनेंगे। लगभग, मात्र या अंतर्गत, ये क्या है, संग्रहवाचक, ठीक है, संग्रह हो रही किसी चीज़ की, संग्रह हो रहा है। लगभग, मात्र, अंतर्गत, तो क्या है, संग्रहवाचक हो जाएगा। अगला है बदले, जगह पर,
या बदले या जगह पर, ये क्या है, विनिमयवाचक है, विनिमयवाचक, ठीक है। विनिमयवाचक, बदले में, विनिमय का मतलब क्या होता है, इन्वेस्ट करना। तो इन्वेस्ट करेंगे किसी चीज़ में तो हम क्या कहेंगे, उसके बदले मेरे को ये दे दो, ठीक है। किसी के बदले मुझे कुछ और चाहिए, तो वहाँ पे क्या होगा, विनिमयवाचक। अगला है छठा, द्वारा या माध्यम, ये क्या है, साधनवाचक, ठीक है। साधन का बोध होगा, किसके द्वारा, इक्विपमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। साधनवाचक हमेशा साधन का बोध कराएगा, साधनवाचक अपव्यय। तो इसके अंतर्गत हमने 6 देख लिए हैं। अगला है उदाहरण, आपके अलावा मेरा कौन है, ठीक है। आपके अलावा मेरा कौन है, तो यह क्या है, अर्थ के आधार पर दोस्तों ये है हमारा संबंध बोधक, संबंध दर्शाएगा यहाँ पे हमेशा, आपके अलावा मेरा कौन है, ठीक है। तो मेरे स्कूल के सामने मंदिर है, संबंध बता रहा है कि स्कूल से मंदिर का, या मेरे से क्या संबंध है वहाँ, ठीक है। तो मेरे स्कूल के सामने क्या है, मंदिर है। मैं शहर तक गया, कहाँ तक गया, शहर तक गया, तो शहर से संबंध है। कोई प्राणी पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता है, तो संबंध किससे है, बिना, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा है, बिना शब्द लगा है, ठीक है। कोई प्राणी पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता है, तो किसके बिना, पानी के बिना। तो संबंध बता रहा है सीधे पानी के साथ प्राणी का। अगला है, कुछ अव्यय क्रिया विशेषण एवं संबंध बोधक दोनों कार्य करते हैं, ठीक है। उन्हें क्रिया विशेषण संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है, तो वो भी देखेंगे। कुछ शब्द अपव्यय क्रिया विशेषण एवं संबंध बोधक दोनों कार्य करते हैं, कह रहा है, ठीक है। तो जैसे राम राजेश से धीरे चलता है, तो राम राजेश से क्या करता है, धीरे चलता है। धीरे का एक तो क्रिया हो रही है इसमें, और क्या हो रही है, ये क्रिया के साथ साथ क्या है, विशेषण भी है, विशेषता भी बता रहा है कि राम क्या करता है, धीरे चलता है। यानी कि विशेषता इसमें है कि राम धीरे चलता है, तेज नहीं चलता है, धीरे चलता है। धीरे में क्या है, विशेषण भी है और क्रिया भी है। तो क्रिया विशेषण, ठीक है, क्रिया विशेषण एवं संबंध बोधक दोनों प्रकार के होते हैं, जैसे कि यहाँ पे उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। अगला है हमारा, प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक अव्यय 3 प्रकार के होते हैं। प्रयोग के आधार पर, विभक्ति रहित, विभक्ति सहित और उभय विभक्ति, ठीक है। विभक्ति रहित, विभक्ति सहित और उभय विभक्ति 3 प्रकार के क्या होते हैं, प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक अव्यय होते हैं। इतना देख लिया। आगे हम देखेंगे अपना तीसरा प्रकार, समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है, ठीक है। समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है, जो शब्द वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। समुच्चय का मतलब क्या है, यहाँ पे समीप, समीपता दर्शाता है। यानी कि क्या हो रहा है, जो शब्द 2 वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं हमेशा क्या करेंगे, अब देखो, और क्या है, एक समुच्चय बोधक अव्यय का उदाहरण है, ठीक है। ये सारे क्या लगा है, और लगा हुआ है। अब देखते हैं, जैसे राम और मोहन स्कूल जाते हैं, तो राम के साथ मोहन का क्या, यहाँ पे राम के साथ मोहन को कौन जोड़ रहा है, यहाँ पे और शब्द जोड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक। बादल गरजे और बारिश होने लगी, तो बादल गरजे बारिश होने लगी। अगर ये और नहीं होता तो इसका कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलता, बादल गरजे बारिश होने लगी, ठीक है। ये एक सामान्य वाक्य बनता। अगर यहाँ पे और लगा हुआ है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक का उदाहरण हो जाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय का। राम और लक्ष्मण दोनों भाई हैं, राम और लक्ष्मण क्या हैं, दोनों भाई हैं। तो राम के साथ लक्ष्मण का जो संबंध जोड़ रहा है दोस्तों, वो जोड़ रहा है। और अगला है, समुच्चय बोधक अव्यय 2 प्रकार के होते हैं। एक है समानाधिकरण अव्यय, एक है व्यधिकरण अव्यय, ठीक है। समानाधिकरण और व्यधिकरण अव्यय, इसके अंदर इतना डीपली एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा दोस्तों। पूछेगा तो सीधे यहाँ पे टॉपिक टू टॉपिक, फैक्ट टू फैक्ट ही पूछेगा, ठीक है। अगला देखेंगे हम, चौथा हमारा जो है समुच्चय बोधक, हमने तीसरा अपना प्रकार देख लिया था। अब देखेंगे हम चौथा, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। अब यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे समानाधिकरण का मतलब क्या होता है, समान। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, समान यानी कि समान रूप से एक दूसरे को जोड़ेगा। अब देखते हैं कैसे। एक होता है संयोजक, इसके भी कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं। तो 4 प्रकार में, एक है संयोजक, एक है विभाजक, एक है विरोध दर्शक, एक है परिमाण दर्शक। संयोजक जोड़ने वाला, विभाजक अलग करने वाला, और विरोध दर्शक क्या होता है, विरोध एक दूसरे से कंपेयर करने वाला, विरोध करने वाला, तुलना करने वाला। और एक होता है हमारा यहाँ पे परिमाण दर्शक, यानी कि परिमाण, यहाँ पे क्वांटिटी बताएगा वो, ठीक है। परिमाण यानी कि मापन की दृष्टि से ये यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है। जैसे देखते हैं, जैसे संयोजक में जैसे और, एवं, तथा, ठीक है। क्या होगा,
और एवं तथा कोई भी वाक्य में लगा होगा तो एक दूसरे को संयोजन करेगा, एक दूसरे को हमेशा वाक्य जोड़ेगा। विभाजक क्या होता है? या अथवा। ये एक बेसिक सी चीज़ है दोस्तों, ये आपको बिना पढ़ा ही अगर मैं यहाँ पे खाली बता दूँ आपको तब भी आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो विभाजक क्या है? विभाजक शब्द होते हैं हमारे या अथवा। अगर कोई वाक्य में आप या लगाते हैं या अथवा लगाते हैं तो वहाँ पे क्या होगा? हमेशा विभाजन होगा। अगला है विरोध दर्शन, जैसे लेकिन, परंतु, मगर। हमेशा क्या होगा? विरोध, विरोध ही होगा, लेकिन यह क्यों हुआ, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर ऐसा कैसे हो गया, ठीक है। तो हमेशा क्या होगा? वहाँ पे विरोध होगा, विरोध दर्शक अपव्यय होगा, वो भी किसके अंतर्गत? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अपव्यय के अंदर। अगला है परिमाण दर्शक, जैसे इसलिए, अतः, अतएव, ठीक है। तो ये किस में यूज होंगे? हमेशा परिमाण दर्शक अपव्यय में यूज होंगे दोस्तों। अगला है व्यधिकरण समुच्चय बोधक अपव्यय, ठीक है। व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय देखेंगे, ये भी हम सारे 3 के अंदर ही देखते हैं दोस्तों। अभी चौथा हमने प्रकार नहीं पढ़ा है, वो आगे पढ़ेंगे। व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है? एक है कारणवाचक होता है, एक है संकेतवाचक, एक है उद्देश्यवाचक और एक है स्वरूपवाचक अव्यय। इसके 4 प्रकार होते हैं व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। जैसे क्योंकि, चूंकि। कारण हमेशा क्या होगा? कारण का कारण बताएगा ना, क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो संकेतवाचक यदि, तो, यद्यपि, ये क्या है? संकेतवाचक। उद्देश्यवाचक कि, जो या ताकि, क्या है? हमेशा उद्देश्य बताएगा। स्वरूपवाचक क्या होगा? अर्थात, यानी, ये क्या होगा? स्वरूपवाचक अव्यय होगा। अगला है हमारा चौथा अव्यय। मैंने ऊपर बताया, गलती से आपको बोल दिया दोस्तों कि चौथा प्रकार ये है। ये हम सारे क्या देख रहे थे? ये तीसरे प्रकार के अंतर्गत हम यहाँ पे देख रहे थे, ठीक है। जो हमने क्या देखा था? समुच्चय बोधक अव्यय देखा था, उसी के अंतर्गत हमने ये सारे कैटेगराइज देखे यहाँ पे, ठीक है। ये देखे हमने। अब हम चौथा देखेंगे दोस्तों, विस्मयादि बोधक अपव्यय। विस्मयादि बोधक अपव्यय क्या होता है? जिन अभिकारी शब्दों से हर्ष, शोक और आश्चर्य या घृणा आदि भावों का होना प्रकट होता है, उसे क्या कहा जाता है? विस्मयादि बोधक अपव्यय। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमेशा एग्जाम में बनते हैं दोस्तों क्वेश्चन, ठीक है। इंपॉर्टेंट करके चलना। देखो, जिन अविकारी शब्दों से हर्ष, शोक, आश्चर्य। हर्ष, शोक, आश्चर्य से आप सीधे डायरेक्ट याद रखना, जो हमारा ये होता है ना, ये क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दोस्तों हमारा कौन सा ये कारक चिन्ह होता है? तो विस्मयादि बोधक कारक चिन्ह इसको कहा जाता है। और इसको क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम है आश्चर्य चिन्ह भी इसको कहा जाता है, ठीक है। आश्चर्य चिन्ह। तो एग्जाम में ये कारक चिन्ह इनसे भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। विराम चिन्हों से क्वेश्चन बनता है, हमेशा ही बना आया है, अब आगे भी बनेगा। तो ये क्या होता है? ये जो चिन्ह होता है इसको विस्मयादि बोधक या क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक या आश्चर्य चिन्ह इसको कहा जाता है। अब जो यहाँ जहाँ भी आपको ये अगर चिन्ह दिखता है तो वहाँ पे आप डायरेक्ट समझ पाएंगे क्या होगा वहाँ पे? विस्मयादि बोधक अपव्यय होगा। जैसे आहा कितना अच्छा था, आहा कितना अच्छा था, क्या हो रहा है यहाँ पे? आश्चर्य हो रहा है ना, आहा कितना अच्छा था, वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह आप तो कमाल के आदमी हो। तो हमेशा जहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होगा, आश्चर्य चिन्ह लगा होगा, वहाँ पे क्या होगा? विस्मयादि बोधक अपव्यय होगा। इसके भी अलग अलग भेद हैं, वो भी देखते हैं दोस्तों। एक होता है हमारा हर्षबोधक। हर्षबोधक में क्या होता है? हमेशा हर्ष होगा, मैं जैसे वाह वाह, धन्य धन्य, शाबाश, बहुत अच्छा। ये क्या है? सारे हर्षबोधक, हर्ष दिला रहे हैं। आगे शोकबोधक, हाय, हे राम, उफ, ठीक है। तो इससे क्या होगा? हमेशा शोक दर्शाने के लिए यूज होंगे जो शब्द, जैसे हाय, हे राम, उफ। आश्चर्यबोधक होते हैं, क्या, अरे, हैं। जैसे हम ये नॉर्मली यहाँ पे हैं दिया गया है, लेकिन इस क्या है? हैं, हमें कुछ बोलता है कि ऐसा हो गया, हम बोलते हैं कि हैं, हो गया। तो वही चीज़ है, आश्चर्य हो रहा है यहाँ पे, क्या, अरे, हैं। स्वीकृति बोधक, स्वीकृति यानी कि स्वीकार करना, ठीक है। जी हाँ, अच्छा, ठीक है, अच्छा है, जी हाँ, हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे जो भी वाक्य में लगे होंगे वहाँ पे क्या होगा? स्वीकृति बोधक होगा। अगला अनुमोदन बोधक होता है, ठीक, हाँ, ठीक है, या हाँ। अनुमोदन यानी कि उसकी बात, अगले की बात आप मान रहे हैं, ठीक, या हाँ, हो जाएगा, ठीक है। तो अनुमोदन बोधक है। अगला है चेतावनी बोधक, अरे हटो, ठीक है। चेतावनी मिलेगी हमेशा आपको, क्या मिलेगी? चेतावनी, ठीक है। अगला है संबंध बोधक, अरे, अजी या रे, क्या है? संबंध दर्शाएंगे हमेशा, अरे,
संबंध नहीं, संबोधन बोधक, ठीक है। संबोधन का अर्थ क्या होता है, किसी को संबोधित करना। अब बोलते हैं ना, कोई सी सभा को संबोधित कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, आप समझ पा रहे होंगे। संबोधन बोधक में क्या होगा, अरे, अजी और रे, ठीक है। और तिरस्कार बोधक, तिरस्कार तो आपको पता ही है, किसी का अपमान करना, तो छी या हट क्या होगा, हमेशा यहाँ पे तिरस्कार बोधक अव्यय होगा। तो यहाँ पे हमने इसके अंतर्गत विस्मयादि बोधक अव्यय के अंतर्गत हमने इसके कितने भेद देख लिए, 8 भेद देखे दोस्तों। नॉर्मल से क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, इतना डीपली पूछने वाला नहीं है एग्जाम में। अगर पूछता है तो आप एग्जाम से इसको दोबारा से वीडियो जरूर से वॉच करें, ठीक है। अब देखते हैं निपात। निपात ऐसे अव्यय शब्द जिनका प्रयोग वाक्य में किसी पद पर विशेष बल देने के लिए किया जाता है, उनको क्या कहा जाता है, निपात। ऐसे अव्यय शब्द जिनका प्रयोग वाक्य में किसी पद पर विशेष बल देने के लिए किया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, निपात। निपात शुद्ध अव्यय नहीं होता है और ना ही इनका कोई लिंग वचन होता है, ठीक है। अगला, निपात के 9 प्रकार होते हैं और निपात के 9 प्रकार देखेंगे। क्या क्या प्रकार हैं इसके, जी हाँ, क्या है इसका, स्वीकार्य प्रकार है, निषेध प्रकार क्या है, मत, क्या क्या प्रश्न प्रकार है इसका, ठीक है। जी नहीं, नकार है, तुलना, सा से हमेशा क्या होती है, तुलना होती है, उस सा या कमल सा मुख, ठीक है। मतलब जो जिस वाक्य में सा लगा होगा क्या होगा, वहाँ पे निपात होगा। काश विस्मयादि बोधक है, काश, इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है ना, आश्चर्य चिन्ह, ठीक है। तो काश, लगभग, ठीक, करीब, करीब, ये क्या होगा, अवधारणा होगी। भी, ही या सिर पे केवल, तो ये क्या होगा, बल प्रदायक निपात होगा, ठीक है। तो निपात से भी अगर वहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो आपका क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक बार रिवीजन जरूर से कीजिएगा, ठीक है। उदाहरण दे रखे हैं इसने, उदाहरण में देखते हैं हम। राम भी साथ चलेगा, राम भी कहाँ चलेगा, साथ चलेगा। और राजा ही ऐसा काम करेगा, मोहन ने तो बात तक नहीं की। तो क्या है, सारे निपाती वाक्य हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो जी, इतना देख लिया। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ज़रूर से ले लीजिएगा, ठीक है। अगला, अब इसके क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं दोस्तों। क्वेश्चन आंसर देखते हैं यहाँ पे। भला मैं क्या कर सकता हूँ, वाक्य में भला शब्द कैसा है, तो भला शब्द क्या है दोस्तों, हमेशा हमारा अपव्यय होगा भला शब्द, ठीक है। अगला है, मजदूर मालिक के यहाँ रहता है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित पद कौन सा है दोस्तों, मजदूर मालिक के यहाँ रहता है। तो इसका क्या होगा, संबंध दर्शा रहा है ना, कि मजदूर किसके यहाँ रहता है, अपने मालिक के यहाँ, मतलब मालिक और मजदूर के बीच का संबंध दर्शा रहा है। तो संबंध सूचक क्या हो जाएगा, अपव्यय हो जाएगा। अगला है हमारा, निम्न में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है। तो कौन सा अव्यय का भेद नहीं है इसमें, विस्मयादि बोधक होता है, संबंध बोधक भी होता है, ठीक है। तो इसका क्रिया विशेषण भी होता है, परिमाण बोधक यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। अव्यय का भेद नहीं है, परिमाण बोधक, ठीक है। अगला है, अथवा व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द है, तो अथवा व्याकरण की दृष्टि से कैसा शब्द है ये बताना है। तो अथवा क्या है, एक अव्यय है, यानी कि अथवा, तो हमने कैटेगराइज देखा ना कितने प्रकार यहाँ पे दिए गए थे अव्यय के, ठीक है। तो अथवा क्या है, व्याकरण की दृष्टि एक अव्यय है, ठीक है। उपसर्ग तो होगा नहीं, संधि भी नहीं होगा और अन्वय भी नहीं होगा, तो यहाँ पे अव्यय ही इसका सही आंसर होगा। अगला, निम्नलिखित में से कृदंत अव्यय का एक प्रकार नहीं है। तो कृदंत अव्यय का प्रकार बताना है यहाँ पे। भूतकालिक कृदंत यहाँ पे एक प्रकार नहीं है अव्यय का, कृदंत अव्यय का। पूर्ण क्रियाबोधक है, तात्कालिक कृदंत है और पूर्णकालिक कृदंत भी इसका उदाहरण है, बट भूतकालिक कृदंत नहीं है। अगला, जो शब्द दो वाक्यांशों, शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, तो उन्हें कहा जाता है संबंध बोधक, ठीक है। जो शब्द वाक्यांशों, शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं दोस्तों, एक दूसरे को जोड़ते हैं, तो क्या होगा, संबंध बोधक ही होगा हमेशा। आगे, मैं जल्दी जाऊंगा ताकि आराम कर सकूं, वाक्य में रेखांकित शब्द कैसा है, क्या है, तो वो बताना है हमें। तो क्या है, संबंध बोधक ही है यहाँ पे, ठीक है। मैं जल्दी जाऊंगा ताकि आराम कर सकूं, तो ताकि लगा हुआ है ना, ताकि से क्या है, एक दूसरे वाक्य में संबंध यहाँ पे दिख रहा है। अगला है हमारा, क्रिया विशेषण का एक भेद है। क्रिया विशेषण एक भेद है, किसका भेद है, क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण किसका भेद है दोस्तों, ये है हमारा किसका, अपव्यय का एक भेद है क्रिया विशेषण। अगला है, अविकारी शब्द क्या होता है, तो अविकारी शब्द क्या होता है ये बताना है। तो अविकारी शब्द क्या होता है, एक अव्यय होता है, ठीक है। जैसे कि हमने बताया, सारी अविकारी शब्द क्या होते हैं,
अब यहाँ पे अव्यय होते हैं क्या, किंतु, परंतु, जो नहीं देखा था हमने ऊपर, तो आप अच्छे से एक बार वीडियो ज़रूर से देखें, ध्यान से ज़रूर से देखें दोस्तों, और एक बार से दोबारा से रिकॉल ज़रूर से करें या फिर नोट्स बना लें। अगर PDF चाहिए आपको तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं टेलीग्राम चैनल में इसकी क्या डाल दूंगा, PDF डाल दूंगा। अगला है, वह पढ़ता है लेकिन बात बहुत करता है, लेकिन बात बहुत करता है। इसमें क्या होगा दोस्तों, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानना है हमें। तो क्या होगा दोस्तों, वह पढ़ता है लेकिन बात बहुत करता है, तो इसका क्या होगा, इसका होगा हमारा अव्यय, संबंध बोधक अव्यय का एक उदाहरण है। अगला है, कौन सा पद विकृत नहीं होता है, कौन सा पद विकृत नहीं होता है, तो अव्यय क्या होता है, विकृत नहीं होता है, संज्ञा नहीं होगा, विशेषण क्रिया नहीं होगी, अव्यय विकृत नहीं होता है। अगला है, मैं वहाँ होकर आया हूँ, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है, तो मैं वहाँ होकर आया हूँ, वहाँ क्या है, यहाँ पे अव्यय है, ठीक है। अगला है, निम्न में अव्यय है, इसमें अव्यय बताना है, अव्यय कौन सा है इसमें, कृष्णा, उत्तर, ठीक या जापान। इसमें हो जाएगा दोस्तों हमारा ठीक क्या है, एक अव्यय शब्द का उदाहरण है। अगला है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हमेशा क्या होते हैं, देखते हैं, क्षण भर, निसंदेह, अन्यत्र या अत्यंत। इसका क्या होगा दोस्तों, इसका हमारा होगा अत्यंत। अत्यंत का क्या होता है हमारा, अधिक, अधिक का बोध हो रहा है, अधिक, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, परिमाण हो रहा है, ठीक है, मापन हो रहा है कि कितनी क्वांटिटी है, ठीक है, तो अत्यंत है, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो यह होगा यहाँ पे अत्यंत एक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण होगा। अगला है, अपने कटोरा भर दूध पिया, आपने क्या किया, कटोरा, आपने होना चाहिए यहाँ पे, आप अपने, शायद गलत प्रिंटर हुआ हो दोस्तों। अब आपने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय कौन सा है, तो भर, क्या है, कटोरा भर, क्या है, कटोरा भर दूध पिया, तो भर इसमें क्या हो जाएगा, अव्यय। अगला है, वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है, रेखांकित शब्द में कौन सा अव्यय है, तो इसमें क्या होगा, हमेशा अभी बताया था ना हमने, इसमें होगा दोस्तों हमारा हर्षबोधक। ये भी किसके, विस्मयादि बोधक अव्यय के अंतर्गत किसका उदाहरण है, ये है हर्षबोधक, वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है, ठीक है, ये उदाहरण भी हमने ऊपर देखा था। आगे, वह आया है और गया, इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द बताना है हमें, तो वह आया और मैं गया, वह आया और मैं गया, तो और लगा हुआ है ना इसमें, और लगा हुआ, तो और से हमारे अंदर क्या आ सकता है, एक ये बोलता है कि समुच्चय बोधक, अच्छा समुच्चय बोधक कह रहा है ना, समुच्चय मतलब यानी कि समीपता, यानी कि एक दूसरे को जोड़ने वाला काम जो कर रहा है, तो और ही तो कर रहा है यहाँ पे जोड़ने वाला काम, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर होगा। अगला है, जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष और शोक आदि भावों से होता है, वे क्या कैसे होते हैं, तो वो बताना है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारा क्या, विस्मयादि बोधक होता है। कैसे, अभी समझाता हूँ। जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष और शोक से होता है, हर्ष और शोक को जताने के लिए हमेशा क्या, विस्मयादि बोधक या आश्चर्य चिन्ह का ही प्रयोग हम करते हैं। अरे वाह, ठीक है, अरे वाह अगर आप यहाँ पे लिखेंगे अरे वाह, तो हमेशा इसके पीछे क्या लगेगा, विस्मयादि बोधक। हम ना दोस्तों ये जो विराम चिन्ह होते हैं उनका प्रयोग ही नहीं करते हैं एक्चुअली में, ठीक है, तो इनका प्रयोग अगर आप करेंगे तो शब्द का एक निश्चित अर्थ निकल के आता है। अरे वाह, आप विस्मयादि बोधक लगाएंगे तो ये पढ़ने वाला कैसे पढ़ेगा, इसको पता है, अरे वाह, ठीक है, अरे वाह, जैसे हम नॉर्मली भाषा, अरे वाह यार, ठीक है, तो अरे वाह यहाँ पे क्या होगा, एक इसकी विशेषता बन जाएगी, ठीक है, तो विराम चिन्ह इंपॉर्टेंट है। अगला है, कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, समुच्चय बोधक कह रहा है ना, अथवा तो है, ठीक है, अथवा है यहाँ पे, आजन्म भी क्या है, समुच्चय बोधक है, ठीक है, आजन्म भी है, और क्या है इसमें, नहीं, आजन्म नहीं होगा दोस्तों इसका, देखो, अर्थात क्या है, समुच्चय बोधक है, अर्थात समुच्चय बोधक है, एतएव भी है, अथवा भी है, ठीक है, तो आजन्म यहाँ पे एक अलग ही शब्द है, यहाँ पे क्या होगा, समुच्चय बोधक नहीं होगा है। अगला समुच्चय बोधक को कहते हैं, तो समुच्चय बोधक को क्या कहते हैं दोस्तों, समुच्चय बोधक को अविकारी भी कहा जाता है। समुच्चय बोधक क्या होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी, अगर सीखने को मिला, अगर ये टॉपिक अच्छा लगा आपको और याद भी हुआ, अच्छा मैंने पढ़ाया, तो आप एक कमेंट करके ज़रूर से जाना और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ, पांडे स्टडी सेंटर के साथ, ठीक है। ऐसे ही हिंदी की आगे क्लासेस अटेंड करने के लिए आगे बहुत सी
बहुत से चैप्टर इसके छूटे हैं जो कि मैंने अभी कराया नहीं है। अब मैं ऐसे ही निरंतर क्रम वाइज इसका कराता रहूँगा। आज की वीडियो थोड़ी लंबी होगी इसलिए क्योंकि मैंने इसमें इसके क्वेश्चन आंसर भी इंक्लूड कर दिए थे, ठीक है। और आधा घंटा आप दे देना और ऑब्वियसली आपका कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से छूटेगा नहीं, इतना मेरे को भरोसा है। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें दोस्तों, धन्यवाद।